गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन से पहले का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। हम फीमेल गैमेटोफाइट की, जिसका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, हम वो पूरा देख चुके हैं। अब इसमें आज हम करेंगे वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एक्सेल एंड फ्यूज इट विद न्यूक्लियस कंप्लीटिंग द सिंगैमी। मतलब होता क्या है कि आफ्टर एंटरिंग वन साइनर्जिड, पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनर्जिड। अब जो ये 2 मेल गैमेट्स आते हैं, इनमें से जो एक मेल गैमेट है वो जाके एक के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिसको हम नॉर्मली सिंगैमी या फिर जाइगोट फॉर्मेशन कहते हैं। तो उससे क्या होता है, डिप्लॉयड सेल जाइगोट बन जाते हैं। एंड द अदर मेल, तो ये एक यूज हो गया। अब दूसरे वाले का क्या होगा, द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई। जैसे हमने देखा था ना कि उसमें दो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं, जो सेंटर में बनते हैं, एंड फ्यूज विद देम टू प्रोवाइड टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, इसको हम बोलते हैं PEN। क्या हुआ कि जैसे दो मेल गैमेट्स आए साइटोप्लाज्म में, जो रिलीज हुए, वो एक जो था वो जाकर एक सेल के साथ फ्यूज हो गया और उसने नॉर्मली सिंगैमी, मतलब एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट बना लिया। बाकी जो एक था उसने क्या किया कि वो जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ना, वो उनके साथ जाके फ्यूज हो गया। वो ऑलरेडी 2 थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन गया, जो PEN बोलते हैं जिसे। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एज दिस इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ ट्रिप्लॉइड 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियर। हाँ, ये जो 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन रहे हैं, इसकी वजह से इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। और ये सारा का सारा हो कहाँ रहा है, एम्ब्रियो सैक में हो रहा है। एक तो 2 टाइप ऑफ फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तो सिंगैमी हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल डिप्लॉइड सेल बन रहे हैं एक वो, और ये जो PEN स्ट्रक्चर बन रहा है ये भी वहीं बन रहा है। तो ये दोनों की वजह से इनको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक यूनिक इवेंट है, मतलब इवेंट यूनिक टू द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है। और जो अभी ये जो सेंटर सेल था, मतलब जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये फ्यूज होके इन्होंने ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN जो स्ट्रक्चर बना लिया था। तो ये जो सेंट्रल सेल था, अब इस सेंट्रल सेल को आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC, एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। और ये जो PEC है, ये डेवलप हो जाएगा एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट थे वो डेवलप हो जाएंगे एम्ब्रियो में। ये डबल फर्टिलाइजेशन सब लोगों को आई होप समझ आया होगा। जिसको भी नहीं आया हो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, फर्स्ट इसके अंदर दिखाए, देखो ये डीजेनरेट हो रहे हैं एंटीपोडल सेल्स, और ये साइनर्जिड जो है ये भी डीजेनरेट हो रहे हैं। ये जाइगोट बन गया एक, मतलब हमने देखा था कि एक जो साइनर्जिड के साथ वो एक के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बना लेगा, तो ये 2N डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। और हमने देखा था यहाँ पे जो 2 सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होते थे उनके साथ फ्यूज करके एक ये बना लेगा। ये पूरा बना लिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो 3N होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, और इस पूरे को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो ये हैं, ये सारे के सारे, ये वाले सारे, ये हैं सारे स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइगोट। पहले क्या है, ये जाइगोट, फिर उसके बाद बनता है इसमें ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ये होता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कई बार इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें सब पहले कौन सा बनेगा, बाद में कौन सा बनेगा। तो इनमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो बनता है जाइगोट, फिर एक बनता है प्रो एम्ब्रियो के बाद आती है इसमें ग्लोब्यूलर स्टेज, उसके बाद आती है हार्ट शेप, उसके बाद आती है हॉर्स शू स्टेज, और फिर लास्ट आती है मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें एक NCERT में नहीं दी है, लेकिन उससे PYQ है, वो पहले पूछ रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या था, ये जाइगोट बना। जाइगोट के बाद ये जो होता है, ये वाली होती है प्रो एम्ब्रियो की स्टेज। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट बनता है, ये बनता है ग्लोब्यूलर स्टेज, या फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कह सकते हैं। उसके बाद आती है ये हार्ट शेप के बाद इधर पे आता है हॉर्स शू स्टेज, और उसके बाद फिर आता है ये लास्ट वाला मैच्योर एम्ब्रियो।
और ये इनकी लेबलिंग, ये है सस्पेंसर, ये है रेडिकल। और ये जो दो बना रखे हैं ये और ये है कॉटिलेडन्स। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ये सारे के सारे आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। क्या क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड या फिर ओवरी इनटू फ्रूट, और इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसके बाद आता है एंडोस्पर्म। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। अब इसमें ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं ये डिवाइड हो रहे हैं रिपीटेडली और ये बना रहे हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये जो सेल ऑफ द टिश्यू होते हैं ना, ये फिल्ड होते हैं रिजर्व्ड फूड मटेरियल, इनमें फूड मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये क्या कर, और ये यूज़ करते हैं हम इनको मतलब ये देते हैं न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, PEN undergo successive nuclear division to give rise the free nuclei। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है ना, वो होता है कि जो PEN होता है ये इट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। ये बहुत सारे इसमें न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं और टू गिव राइज अ फ्री न्यूक्लियाई। और ये जो फ्री न्यूक्लियाई स्टेज बनती है ना, इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Cell wall formation occur and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei number of the free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from the tender coconut। अब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे एग्जाम्पल दिए, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर बिफोर ये द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, ये जो है ये नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ 1000 ऑफ द न्यूक्लियर एंड सराउंडिंग, ये जो इसके साइड में ये जो वाइट कलर की मिल्की सी लेयर होती है ना, इसको वाइट कर्नल को हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब देखो इसमें ये सारे हम वैसे पढ़ चुके हैं। ये होता है रूट कैप, ये होता है रेडिकल, ये होता है हाइपोकोटाइल, ये दोनों होते हैं कॉटिलेडन्स, और ये होता है प्लूम्यूल। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये होता है रेडिकल, ये होता है इसके ऊपर रूट कैप, और ये होता है कोलियोराइजा। उसके बाद में ये आता है ये होता है शूट एपेक्स, जो इसके ऊपर ये जो कवरिंग है ये होता है कोलियोप्टाइल, और ये होता है स्क्यूटेलम, और ये जो है ये छोटा सा पार्ट इसको बोलते हैं हम एपीब्लास्ट, इस वाले पार्ट को। ये जो एंडोस्पर्म्स होते हैं, एंडोस्पर्म में आइदर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो जैसे पी, ग्राउंडनट और बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन, और मे बी इट परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स जैसे कैस्टर और कोकोनट यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। ये बहुत बार पूछा गया है, जो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? पी, ग्राउंडनट और बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन, एंड इट मे बी परसिस्ट इन द मेच्योर सीड जैसे उसका एग्जाम्पल है कैस्टर और कोकोनट। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड। जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ डेवलप्ड होता है? वो होता है माइक्रोपाइलर एंड पे ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड, एंड मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। दिस इज अडेप्टेशन इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट जो बनता है ये कुछ मतलब जब कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाता है ना, उसके बाद डिवाइड होता है। तो इस अडेप्टेशन की वजह से ये जो अडेप्टेशन है ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। दो द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज एम्ब्रियोजेनी इज सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। सबसे पहली स्टेज होती है एम्ब्रियोजेनी, ये दोनों में ही सेम है, चाहे वो मोनोकॉट्स हो या डाइकॉट्स हो। द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, सब्सिक्वेंट ग्लोब्यूलो और हार्ट शेप्ड एंड मेच्योर एम्ब्रियो। जैसा अभी मैंने बताया कि इनमें वो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे सबसे पहले आती है जाइगोट, फिर उसके बाद में आएगा प्रो एम्ब्रियो, फिर आएगा ग्लोब्यूलो स्टेज, उसके बाद आता है हार्ट शेप्ड के बाद एक और बनती है, वो होती है हॉर्स शू स्टेज।
हार्ट के बाद बनती है वो, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की हुई है, बट ये पहले PYQ है, ये एक बार पूछी गई थी। उसके बाद लास्ट बनती है मैच्योर एम्ब्रियो, मतलब मैच्योर से एक पहले वाली जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दी है, वो है हॉर्स शू स्टेज, मतलब घोड़े की नाल जैसी जो दिखती है। A typical dicotyledon embryo consists of embryonal axis and two cotyledon. The portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle and terminate with the plumule or the stem tip. ये सारा का सारा ना हम एक बार पढ़ चुके हैं जब हम चैप्टर 5 और 6 कर रहे थे क्लास 11 में, तो उसमें हमने ये सारा के सारा एक बार पढ़ा था। ये सारा जो अब आएगा, अ टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कोटिलेडन्स होते हैं। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलेडन इज द, जो पोर्शन होता है अबव कोटिलेडन का एम्ब्रियोनल एक्सिस में, वो होता है एपिकोटाइल और विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल और द स्टेम टिप। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स होता है, वो होता है हाइपोकोटाइल और इट टर्मिनेट द लोअर एंड रेडियल और रूट टिप, और ये लास्ट में टर्मिनेट होता है रेडियल पे या फिर रूट टिप पे, और उसको कवर करती है रूट कैप। ये इजी था, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब इम्पॉर्टेंट ये है, इन ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ये पहले भी पूछा गया है कि जो ग्रास फैमिली में कोटिलेडन को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं स्क्यूटेलम। अब दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। At the lower end, the embryonal axis has the radial and root cap enclosed undifferentiated sheet called coleorhiza. अब ये जो portion of the embryonal axis above the level of attachment of a scutellum is epicotyle. जो ये portion होता है embryonal axis का above the level of attachment of scutellum, इसको हम बोलते हैं epicotyle. और जो ये epicotyle है has the shoot apex and the few leaf primordia and enclosed in a hollow foliar structure called coleptile. मतलब हमने देखा कि ग्रास फैमिली में कोटिलेडन को बोलते हैं स्क्यूटेलम, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे सिचुएटेड है, और लोअर साइड पे जहाँ रेडियल और रूट कैप है वहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड शीट है जिसको हम कोलियोराइजा कह रहे हैं। और ये जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर अबव द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, उसमें उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। और ये जो एपिकोटाइल होती है हैज़ अ शूट एपेक्स, जिसमें कुछ लीफ प्राइमोडिया होती है एंड एनक्लोज्ड अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर जिसको हम कोलेप्टाइल कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं सीड्स। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। सीड टिपिकल कंसिस्ट द सीड कोट कोटिलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड जो होता है वो कहाँ बनेगा, इनसाइड फ्रूट के अंदर। और ये जो सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, इसके ऊपर सीड कोट होगा, कोटिलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। ये कैसा स्ट्रक्चर, ये जो कोटिलेडन होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत सिंपल होता है, थिक होता है और थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ होता है जिससे कि इसमें फूड रिजर्व हो सके, मतलब फूड को स्टोर किया जा सके। मेच्योर सीड में भी नॉन एल्बुमिनस एंड एक्स एल्बुमिनस। जो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। नॉन से याद रखो, नॉन एल्बुमिनस मतलब नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे पी और ग्राउंडनट। एल्बुमिनस जो होता है उसमें कुछ पार्ट रह जाता है, रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म नॉट कम्प्लीटली यूज्ड, पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता या पूरा यूज़ नहीं हो पाता। जैसे कि हो गया, इसके एग्जांपल हो गए वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। अब ब्लैक पेपर, बीट एंड रेमनेट ऑफ न्यूसिलस आर द ऑल्सो परसिस्टेंट। मतलब ये कह सकते हैं सीड विद द परसिस्टेंट न्यूसिलस। ये ऐसा कहाँ कहाँ पे होता है, ये होता है ब्लैक पेपर में, एक ब्लैक पेपर और एक बीट रूट। इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म या फिर पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, मतलब सीड विद द परसिस्टेंट न्यूसिलस। इसका एग्जांपल क्या हमने देखे, एक ब्लैक पेपर और एक बीट रूट, ये दो ही दिए हैं। अब हमने ये सारे इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, ये जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग के होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था ये जो माइक्रोपाइल होता है, रिमेन एज ए स्मॉल पोर। ये एक छोटा सा पोर होता है, ये क्या करता है, फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ये इनको मतलब यहाँ से एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर के लिए हेल्प करता है। ये जो छोटा सा
छोटा सा पोर होता है इसके अंदर, छोटा सा छेद होता है वो। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया है। माइक्रोपाइल का क्या होता है कि इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड द वाटर इनटू द seed during the germination. As the seed mature, water content is reduced and seed become a relatively dry. 10 to 15 moisture biomass, कितना ड्राई होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। 10 to 15 moisture biomass, 10 to 15% moisture biomass। और ये जो जैसे जैसे सीड मिच्योर होता है क्या होता है कि वाटर कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस होता रहता है और जो सीड होता है वो ड्राई हो जाता है, ड्राई भी कितना 10 to 15% मॉइस्चर बायोमास। एंड द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो आर स्लो डाउन, और जो बाकी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती है, मतलब कम हो जाती हैं। एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। जब एम्ब्रियो जो होता है, जैसे अगर उनका सूटेबल एनवायरनमेंट ना हो तो क्या होता है उसमें डोरमेंसी की स्टेज आ जाती है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी और उसे एडुकेट, मतलब उन्हें मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सब सूटेबल टेम्परेचर सब कुछ मिलेगा तो उसके बाद में वो दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। अब इसमें एज ओव्यूल मेच्योर इनटू द सीड, ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट। जैसे ओव्यूल मेच्योर होता है सीड में, ओवरी डेवलप्ड हो जाती है फ्रूट में। और ये जो ओव्यूल इनटू द सीड और ओवरी इनटू द फ्रूट, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पहले सीड आया या पहले ओवरी आई, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि पहले ओव्यूल बना था या पहले सीड आया या पहले फ्रूट आया, ऐसा नहीं होता। ये दोनों के दोनों, मतलब इनमें ओव्यूल से जो सीड बनेगा और ओवरी से फ्रूट बनेगा, ये एक साथ होगा। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्ड इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट, इसको हम बोलते हैं पेरिका। जब वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, जब ओवरी की जो वॉल्स होती हैं वो फ्रूट की वॉल्स बन जाती हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिका। एंड द फ्रूट में बी फ्लैशी इन गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, इन सब में। एंड मे बी ड्राई एज अ ग्राउंडनट और मस्टर्ड, मतलब जो फ्रूट होता है वो फ्लैशी भी हो सकता है। फ्लैशी मतलब ऐसे सॉफ्ट सा, जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। और ड्राई भी हो सकता है जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। जैसे जैसे ये फ्रूट डेवलप्ड हो जाता है, मतलब ये जो फ्रूट डेवलप्ड हो जाते हैं ओवरी से, तो बाकी के जो फ्लोरल पार्ट होते हैं ना वो डीजनरेट हो जाते हैं, फॉल ऑफ, झड़ जाते हैं। हाउएवर इन फ्यू स्पीशीज सच एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू, थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू ए फ्रूट फॉर्मेशन। जहाँ पे थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करेगा उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल आने चाहिए। एंड मोस्ट फ्रूट डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही बनेंगे उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। जो थैलेमस की हेल्प ले रहे हैं वो फॉल्स फ्रूट, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनेंगे वो ट्रू फ्रूट्स। अभी आते हैं फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जिसका एग्जाम्पल है बनाना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन। इसको हम ग्रोथ हार्मोन के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इन फ्रूट्स में सीड नहीं होते, जैसे बनाना में कोई सीड नहीं होता। एंड सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। ये स्टार्ट करने से पहले हम सारे के सारे पहले एक बार फिगर 2.15 देख लेते। ये जो ऊपर के सारे दिए ना 4, ये सारे के सारे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। जैसे ये हमें पता है ये कॉटिलेडन्स होते हैं, ये दिखाया है इन्होंने माइक्रोपाई। अब ये यहाँ पे ये है हाइपोकोटाइल, जिसको रूट एक्सिस, और हाइपोकोटाइल ऑफ रूट एक्सिस ये है रूट टिप, ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये है कॉटिलेडन ये वाला, ये है एंडोस्पर्म पूरा, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, और ये सीड कोट। देखो ये हो गया स्क्यूटेलम, ये हो गया कोलेप्टाइल, ये नीचे ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट ये होता है कोलियोराइजा, ये रेडिकल, और ये प्ल्यूमोल। ये होता है एंडोस्पर्म, ये होता है पेरिका। अब ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर, इसमें ये एंडोस्पर्म है, ये वाला पार्ट, ये है रूट टिप, ये है हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये है कॉटिलेडन, और ये है सीड कोट। ये सारे के सारे फिगर की लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए। अब ये दिखाया फॉल्स फ्रूट का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है सीड, ये सारे हैं सीड, ये है थैलेमस, ये है
एंडोकार और ये है मेसोकार। ये वाली लेयर जो है ये है मेसोकार। ये दिखाया है स्ट्रॉबेरी का। स्ट्रॉबेरी में देखो ये थैलेमस, ये वाला स्ट्रक्चर ये हो गया थैलेमस का, और ये हो गया एक्नी, ये वाला स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम वापस से अपने उस पैराग्राफ पे आते हैं। सीड ऑफर एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म, ये कुछ एडवांटेजेस देते हैं एंजियोस्पर्म्स को। एंड पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। जो सीड फॉर्मेशन होता है वो डिपेंडेबल होता है, लेकिन पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होता है। एंड सीड हैव अ बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ अ न्यू हैबिटेट। जो सीड होता है इनकी बेटर अडेप्टिविटी, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन में अलग तरीके से काम करेंगे जैसे अभी हमने देखा, और अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो इनमें अलग तरीके से काम करते हैं। तो इनके अंदर बेटर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं and help the species to colonize in other areas, and thus as they sufficient food reserve, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। इनमें क्या होता है, सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, यंग सीडलिंग जो होती है वो नरिश्ड होती है जब तक कि वो खुद कैपेबल नहीं होती फोटोसिंथेसिस के। एंड हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, और जो इनकी हार्ड सीड कोट होती है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। अब इसके बाद आते हैं, ये सारा का सारा ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये है कि सबकी ये जो वायबल कैपेसिटीज़ होती हैं ये अलग अलग होती हैं। मतलब इनका जैसे सीड ख़राब होने का जो टाइम होता है, ख़राब होने का, या फिर जब ये इसके बाद एक्टिव नहीं रहेगा, ये काम नहीं करेगा, वो वाला जो टाइम पीरियड होता है वो सबका अलग अलग होता है। इसमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, ये एग्जाम्पल आना चाहिए। इसमें है यहाँ पे ओल्डेस्ट सीड के बारे में बात हो रही है। मतलब इसमें बताया कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी कुछ टाइम के लिए ही होती है, कुछ महीनों के लिए होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक जिंदा रह लेते हैं। तो इसमें बताया द ओल्डेस्ट इज दैट लुपिनस आर्कटिकस excavated from the Arctic and the seed germinate and the flood after the estimate record of 10,000 year of the dormancy। मतलब ये 10,000 साल तक डोरमेंसी स्टेज में रहने के बाद, उसके बाद इसमें सीड जर्मिनेट हुआ था। मतलब ये इतने टाइम तक इनएक्टिव कंडीशन में रहा था। और अभी के हिसाब से रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज डेट पाम, वो है डेट पाम जो अभी 2000 ईयर जो अभी रिकॉर्ड में देखा गया है, जो कि वो है अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज डेट पाम, जिसको फोनिक्स डैक्टिलिफेरा कहते हैं। ये डेट पाम का ही नाम है। उस पैराग्राफ में सिर्फ ये वायबल टाइम पीरियड जिसमें जो दे रखा था वही इंपॉर्टेंट था, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है एपोमिक्सिस। अब ये एस्ट्रासिया और ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड सम मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब सीड प्रोड्यूस जहाँ पे भी होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है, लेकिन ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखता है। तो इसलिए इसके लिए लिखा है द एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सम स्पीशीज the diploid egg cell is formed without reduction division and developed into the embryo without fertilization। जैसे इसमें बताया है कि there are several way of development of एपोमाइटिक सीड। इसमें जो ये एपोमाइटिक सीड्स होते हैं इनमें बहुत अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे कुछ में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं वो बनते हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन, और वो डेवलप्ड हो जाते हैं एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। Citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contain many embryos। अब ये सिट्रस और मैंगो जो वेराइटीज़ होती हैं इनमें क्या होता है, सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, जो एम्ब्रियो सैक के अराउंड न्यूसिलर सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड प्रोट्रूड
इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज, और ये डेवलप्ड हो जाते हैं एम्ब्रियोज में। और इनमें जो ये इनका जो ओव्यूल होता है ना, इनमें बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं, और जिसमें ये बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो कंडीशन या फिर पॉलियो एम्ब्रियोनी। अक्रेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना एक सीड में। Hybrid variety of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid are tremendously increase productivity. कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड क्या करता है, ये इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर। इनको क्या करना होता है, हर साल हाइब्रिड करना पड़ता है। मतलब इनको इफ द सीड कलेक्ट फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन and the plant in the progeny will segregate and do not maintain a hybrid character. ये क्या करते हैं, ये अपना हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली, और ये जो हाइब्रिड सीड होते हैं ना, ये आते बहुत कॉस्टली हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको फार्मर खरीद नहीं सकते। इफ़ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू द एपोमेटिक देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। अब क्या किया जाता है इनको, जैसे एपोमिक्सिस क्या था कि उसमें क्या होता है कि सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसकी हेल्प से अगर हाइब्रिड किया जाएगा, हाइब्रिड आर मेड इनटू द एपोमिक्स, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी, तो उसकी हेल्प से ये ओवरकम किया जा सकता है। अभी इसमें मतलब ओवरऑल हमने पढ़ा किया कि जो ये कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड होता है ये प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा देता है, लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो हाइब्रिड सीड है वो हर साल, हाइब्रिड सीड हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर, मतलब इनको हर साल बनाना पड़ता है। और ये जो सीड जो हम लाते हैं हाइब्रिड सीड, एक तो ये बहुत महंगा होता है, हर साल फार्मर बार बार इसको ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से ईजीली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और ये जो सीड होता है इसको जब हम एक बार, इफ़ द सीड कलेक्ट फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट इन द प्रोजर्नी विल सेग्रीगेट, इसकी जो प्रोजर्नी होती है वो सेग्रीगेट हो जाती है और मेंटेन नहीं कर पाती अपना हाइब्रिड कैरेक्टर, इसकी वजह से इसे बार बार लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, इफ़ दिस हाइब्रिड्स आर मेड इनटू द एपोमेक्टिक, मतलब इनको अगर इस वाली टेक्निक से, एपोमिक्सिस की जो टेक्निक थी उसके साथ किया जाएगा तो इसमें फिर सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेफिनेटली फिर इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगेगी। जैसे लिखा भी है, देन फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज अ न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय अ हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर, मतलब वो महंगा था तो हर साल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, और ये एपोमिक्सिस की इम्पॉर्टेंस है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।